Hello everyone, I am Pallavi Mishra and welcome back to my channel Learn to Teach. So today we are going to start Kanpur University Semester 4 Paper number 1 which is Development of Education System in India. ठीक है, सिलेबस हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ये आपका पेपर 1 है जिसमें इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ है ये हमें पढ़ना है। स्टार्ट होता है हमारा वैदिक पीरियड से। ये आपकी है यूनिट 1 जिसमें आपको वैदिक पीरियड, फिर बुद्धिस्ट एंड लास्ट में मेडिवल पीरियड तीनों पढ़ने हैं यूनिट 1 में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन और अपने फ्रेंड्स में भी ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव होता है आपका, तो मैंने यहाँ पर पूरा उसी तरह से कंटेंट बनाया हुआ है 1 लाइनर कि आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा और इस चैप्टर में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। पूरा क्वेश्चन इसी में कवर होते हैं और बहुत ईजी कंटेंट है, ईजी लैंग्वेज में है। इंग्लिश में कंटेंट रहेगा लेकिन एक्सप्लेनेशन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक एज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्कॉलर अबाउट 1500 BC से 600 BC। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। ठीक है, देखिए एक एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लाइन में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। इसी तरह से मैंने इस पूरे कंटेंट को बनाने की कोशिश की है कि आपको क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली यहीं से मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा और 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। वेदास आर द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ एंशियंट इंडिया। तो सबसे पहले इंडिया में जब भी हमारी एजुकेशन की बात आती है, नॉलेज की बात आती है, तो वेदों की बात आती है, क्योंकि सबसे पहले हमारा नॉलेज का बात वेदों से ही स्टार्ट होती है। वेदास आर द सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। ठीक है, इंडियन फिलोसफी के सोर्स होते हैं। हमने जो आपका सेमेस्टर 1 था वहाँ भी आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है। नाउ कमिंग टू द लिटरल मीनिंग ऑफ वेदास इज द नॉलेज। अभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ वेदास। तो नॉलेज होता है, उसका लिटरल मीनिंग आपको याद रखना है। एंड द वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट वर्ड विच इज़ विद, और उसका मीनिंग होता है टू नो। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि संस्कृत रूट वर्ड से विद को लिया गया है। जो वेदास का रूट वर्ड है उसका मीनिंग होता है टू नो। बहुत ध्यान से चीज़ें देखते चलेंगे। वेदास मीन द नॉलेज ऑफ वेरियस टाइप्स। अब वैदिक प्रोज इज कॉल्ड यजुष। याद रखिएगा, वैदिक प्रोज को यजुष भी कहते हैं और जो वर्सेस ऋचा भी कहते हैं, ऋता भी कहते हैं, और जो मेलोडियस वर्ड्स होते हैं उनको सम कहते हैं। ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वैदित्री, ऋचा एंड समा आर कॉल्ड सूक्तास या हाइम्स। इस श्लोकास हमें पता है, सूक्त पता है, जो वेदीज में हमारे होते थे वेदों में, उनको कहते हैं वैदित्रयी, ऋचा या समा भी बोलते हैं। और इनका मीनिंग क्या होता है? फाइन एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब एक बात जो आपको याद रखनी है, वेदास वर नॉट रिटन इन एंशियंट टाइम्स। वेद हमारे रिटन कहीं भी नहीं थे, वो ओरली ही, जो गुरु है वो अपने शिष्य को ओरली जो है बताते थे और सुनाते थे, और जो गुरु थे के शिष्य थे वो उसको ओरली सुनकर ही याद करते थे। ठीक है, दे वर ट्रेडिशनली इनहेरिटेड बाई डिसाइपल्स एंड ऑल्सो बाई सन फ्रॉम देयर गुरु एंड फादर्स। दे वर प्रिजर्व्ड ओरली। क्लियर, वेरी नाइस, याद रखना है ये बात। द वर्ड मंत्रास, मंत्रा का मंत्र क्या होता है? बॉर्न ऑफ मेडिटेशन। डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लेते हैं, द वर्ड मंत्रास मीन। 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको एक चूज करना होगा। क्लियर, नेक्स्ट आता है इन महाभारत एज दे वर कंपाइल्ड बाय कृष्ण द्वैपायन हु इज ऑल्सो कॉल्ड वेद व्यास। भाई हम सबको पता है कि महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी है, तो वेद व्यास उनका नाम भी इसीलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने उन वेदों को फिर रिटर्न में कंपाइल किया। ठीक है, तो कौन से 4 उन्होंने वेद कितने लिखे थे? टोटल 4 बातों में वेदों की सारी चीज़ों को उन्होंने डिवाइड किया, जिनको 4 संहिता या 4 वेद बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद हम सभी को पता है, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। क्लियर, ठीक है। ऋग्वेद में मेन गॉड इसके क्या थे? इंद्र। देखिए मैंने वही पॉइंट कलेक्ट किए हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वेद में किस देवता का वर्णन है, तो इंद्र। ठीक है, अगर 4 ऑप्शंस में दिया हुआ है। इट प्रेजेस द फोर्स ऑफ नेचर लाइक सन, मून, विंड, रेन। देखिए हमारे जो वेदों हैं उसमें कहीं भी मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं है। वो हमारे जो नेचर के जो फोर्सेस हैं या जो नेचर से हमें प्रकृति की पूजा को ज़्यादा वहाँ पर बल दिया जाता है, जैसे सूर्य देवता, चंद्र देवता, वायु देवता। ठीक है, रेन, इंद्र जो रेन के देवता थे। ठीक है, तो ये ऋग्वेद में इन चीज़ का जिक्र है। सामवेद किस लिए मशहूर है? नोन फॉर मेलोडीज एंड चैंट। यहाँ पर मंत्र उच्चारण और जो श्लोक हैं, ठीक है, उसके लिए, या ये कह सकते हैं इसको ही रूट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी बोला जाता है। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यजुर्वेद कलेक्शन ऑफ संस्कृत मंत्र दैट गाइड हिंदू रिचुअल एंड वर्शिप। तो यजुर्वेद में वो मंत्र उच्चारण हैं जो हमारे वैदिक मंत्र होते हैं ना, जो तरह तरह के रिचुअल्स में बोले जाते हैं हर सेरेमनी में, लाइक मैरिज सेरेमनी है या बच्चे का कोई है या कोई पूजा करते हैं तो उसमें जो वैदिक मंत्र बोले जाते हैं वो यहाँ से आते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद इज द कलेक्शन ऑफ हाइम्स प्रेयर्स दैट कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग मैजिक रिचुअल्स एंड डेली लाइफ। तो अथर्ववेद तंत्र मंत्र का कहीं आता है जिक्र, तो तंत्र मंत्र की चीज रिचुअल्स जो हैं वो यहाँ पर मैजिक की बात अथर्ववेद में आती है। तो इस तरीके से ये चारों वेद, वेद व्यास जी, या इनका फुल नेम भी आपको याद करना चाहिए, कृष्ण दैवीपायन, ठीक है, कृष्ण दैवीपायन। ओके, चलिए ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद एंड ओल्डेस्ट रिटन स्क्रिप्चर्स इन द वर्ल्ड। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे पुराना वेद भी पूछ लेते हैं और सबसे ओल्डेस्ट रिटन स्क्रिप्चर्स भी पूछी जाती है, तो याद रखनी है। नेक्स्ट आता है ऋग्वेद हैज वन, ऋग्वेद है यहाँ पर, हैज 1028 सूक्तास, 1028 सूक्तास एंड 10 मंडलास, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, Brahman and Aranyakas text, these are very important to know that spiritual and mystical meanings of the Vedas। तो जो वेदा के मीनिंग्स थे वो किसमें फिर बाद में टेक्स्ट में लिखे गए, ब्राह्मण एंड अरण्यकास, क्योंकि वेदास तो उस समय क्या थे, ओरली थे, रिटन थे नहीं, तो उनकी जो, और ये आपको याद कैसे रखना है, ऐसे रखना है कि ये टेक्स्ट वर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द स्पिरिचुअल एंड मिस्टिकल मीनिंग ऑफ वेदास, ठीक है। ब्राह्मण provide important information about culture, social, political life of Vedas, तो ऐसे याद रखना है। उपनिषद टेक्स्ट, द मेन प्रोपोजिशन ऑफ द उपनिषद इज ब्रह्म विद्या और स्पिरिचुअल साइंस। तो जो ब्राह्मण था वो उसमें हम लोग कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ ऑफ वैदिक वर्णन था वैदिक पीरियड का, और जो उपनिषद थे उसमें ब्रह्म विद्या या स्पिरिचुअल साइंस के बारे में वर्णन था। क्लियर, तो ये याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, उपनिषद इज ब्रह्म विद्या, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वार्धाचार्य हैज़ गिवन देयर नंबर एज 108 बट जनरली कंसीडर्ड टू बी 13। वैसे तो उपनिषद को वार्धाचार्य के अगर नाम से आ जाता है तो आप 108 लिखेंगे, अदरवाइज जनरली 13 कंसीडर किए जाते हैं। क्लियर हो गया, तो अभी तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सभी से क्वेश्चंस आए हुए हैं और मैंने इसमें उतने ही लिखे हैं जितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, ह्यूम हैज़ ट्रांसलेटेड दीज 13 उपनिषद इनटू इंग्लिश। क्वेश्चन आ जाएगा इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया, तो आपको पता होना चाहिए ह्यूम ने। नाउ आता है, इंडियन फिलोसफी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ऐसे ही आ जाएगा क्वेश्चन, इंडियन फिलोसफी कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड है, तो आपको पता होना चाहिए 2, एक आस्तिक फिलोसफी और एक एथिस्ट मतलब नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक आप ऐसे याद रखेंगे, आस्तिक जो बिलीव करते थे वेदों में और नास्तिक या एथिस्ट जो डू नॉट बिलीव इन वेदास। क्लियर, ठीक है। तो जो वेदों में विश्वास करते थे उसमें कौन कौन से फिलोसफीज थी, जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा एंड वेदांता। तो दीज आर द फिलोसफीज जो बेस्ड ऑन हमारी वेदों थी, ठीक है, सांख्य होगा एन। इसके अलावा जो नास्तिक लोग की फिलॉसफी थी या जो बिलीव नहीं करते थे वेदों में, उसमें चारवाक थे, जैन थे और बुद्धिस्ट थे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता इज ए स्पिरिचुअल सुपर नेचुरल बुक। दिस इज द ओनली बुक इन द वर्ल्ड विच हैज़ टेकन फिलोसफी, एथिक्स एंड ह्यूमन आइडल्स टू इट्स जेनिथ। तो भगवद गीता का हमारे पूरे जो वैदिक पीरियड है या वेदांत है उसमें एक अलग ही महत्व है, तो भी ध्यान रखना है। इन एंशियंट टाइम्स सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। अब हम सबको पता है कि स्टार्टिंग में सोसाइटी हमारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में डिवाइडेड थी, लेकिन बहुत बड़ी एक मिथ है यहाँ पर जो आपको ये समझ में आएगा कि 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज़ एंड द नेचर ऑफ इंडिविजुअल रेदर देन क्लासिकल इकोनॉमिक बेसिस। तो उस समय जो स्टार्टिंग में जो प्री वैदिक पीरियड कहेंगे उसे, जब क्लासेस ये इस तरह से बनाई गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो वो किसी सोशल इकोनॉमिक बेसिस पर नहीं बनी थी, वो बनी थी उस पर्टिकुलर व्यक्ति की क्वालिटी पे कि कौन कौन सा काम कर सकता है। ठीक है भाई, हर इंसान अपने क्षमता के अकॉर्डिंग अपना कार्य चूज कर लेता है और उसे करने लगता है। तो जैसे कि ब्राह्मण थे, तो जो लोग हुज वर्क वॉज टू इंक्रीज नॉलेज एंड प्रोवाइड डायरेक्शन टू द सोसाइटी, तो जो लोग ज़्यादातर इंटेलिजेंट थे, बहुत ज़्यादा नॉलेज को गेन करने में इंटरेस्टेड थे, तो वो क्या करते थे, वो ब्राह्मण कहलाए गए और उन्होंने नॉलेज को बढ़ाने में और डायरेक्शन देने में सोसाइटी में काम किया।
सिमिलरली जो क्षत्रिय कौन लोग थे, हुज जॉब वाज टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी। अब जो होते हैं ना, ग्रुप में से कुछ लोग होते हैं बड़े बलवान होते हैं, आगे निकल के आते हैं, तो ऐसे ही जो लोग प्रोटेक्ट करने के लिए जो थोड़ा सा सोसाइटी में आगे बढ़कर आए कि हाँ हम रक्षक बन सकते हैं, तो उस तरह के लोगों को क्षत्रिय का जॉब मिल जाता था या वो क्षत्रिय बोले जाते थे। सिमिलरली वैश्य हुज वर्क वॉज टू डू बिजनेस, जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट था वो बिजनेस के वर्क क्लास में आ जाते थे, उन्हें वैश्य बोलते थे। और शूद्र हु वर्क वॉज टू सर्व द अबव 3 क्लासेस, और शूद्र कौन थे, जो ऊपर की जो 3 क्लासेस हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे, उनकी सेवा में लगे रहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से डिपेंड ऑन देयर इंडिविजुअल नेचर उस समय ये कैटेगरीज बनाई गई थी। ये कोई ऐसा सोशल इकोनॉमिक बेसिस पर नहीं था प्री वैदिक काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर द आश्रम सिस्टम, अब हम सबको पता है कि वैदिक काल में हमारे वेदों में पूरा एक आश्रम सिस्टम है। तो देखते हैं कितनी एज मानते थे, 100 ईयर्स। ये याद रखना है कि एज्यूम किया गया था कि जो व्यक्ति है उसकी एज 100 ईयर्स की है, तो 4 पार्ट्स में 25 ईयर्स का ईच पार्ट बनाया गया था। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि कितने कितने ईयर्स के थे आश्रम। जैसे सबसे पहला है, हमें पता है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ एंड संन्यास, ये 4 आश्रम बनाए गए थे। ठीक है, जिसमें ब्रह्मचर्य का मतलब स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ आश्रम का मतलब मैरिड लाइफ, वानप्रस्थ आश्रम का मतलब लेजर लाइफ, मतलब थोड़ा सा रेस्ट वाला लाइफ होगा यहाँ पर, और संन्यास आश्रम लाइफ अबेंडन, मीन्स अब आप यहाँ से घर छोड़ के लोग जंगलों में चले आते थे, संन्यास ले लेते थे। ठीक है, तो ये 4 आश्रम बनाए गए थे, सबकी एज 25 ईयर्स की रखी गई थी। क्लियर हो गया, इनके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। थ्रू दिस आश्रम सिस्टम अ पर्सन वॉज एंगेज इन अचीविंग द 4 पुरुषार्थ। अब यहाँ पर 4 पुरुषार्थों का भी वर्णन किया गया है। देखिए ये एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ लेंगे 4 पुरुषार्थ कौन से हैं, ठीक है, 3 ऑप्शन दे दिया है, कुछ अलग वर्ड दे दिया, या 4 में एक ही दिया, तो वो याद रखना है आपको। तो कौन से होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पूरे जीवन में लोग इसी चीज़ के लिए अपनी पूरी लाइफ को इसी तरह से स्पेंड करते थे। द मैन बिलीव्ड इन कर्मा, कर्मा पे बहुत ज़्यादा फोकस था। ही बिलीव दैट वट एवर एक्शन वी विल डू विल डेफिनेटली गेट द फ्रूट्स ऑफ इट, मीन्स अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, और अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। इस कर्म पे बहुत बड़ा फोकस था। हमारी पूरी गीता भी कर्म पर ही की व्याख्या करती है। द रिजल्ट ऑफ गुड और गुड डीड्स इज गुड और ऑस्पिशियस, एंड द रिजल्ट ऑफ बैड एंड इनऑस्पिशियस डीड इज बैड और इनऑस्पिशियस। तो क्लियर हो गया, नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। वैदिक काल में करिकुलम कैसा था। द वर्ल्ड विद्या, तो हम लोग जानते हैं कि विद्या नॉलेज बोलते हैं उसे, तो विद्या इज डेराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट वर्ड विद, याद रखना है, विच मीन्स टू नो, उसका मीनिंग क्या है ये भी याद रखना है, एंड अंडरस्टैंड। क्लियर। अल्टीमेट हैप्पीनेस इज मुक्ति, मोक्ष और निर्वाण और कैवल्य। तो अल्टीमेट अगर हैप्पीनेस की बात करी जाएगी वैदिक काल में, तो वो मुक्ति, मोक्ष और निर्वाण या कैवल्य को प्राप्त करना था। ठीक है। नॉलेज इज दैट विच गिव्स लिबरेशन, और वो लोगों को पता था कि नॉलेज, बिलीव था कि नॉलेज के थ्रू ही हम लिबरेशन, मुक्ति, मोक्ष ये सब प्राप्त कर सकते हैं। द वर्ड विद्या इज ऑल्सो यूज फॉर एजुकेशन, बट देयर इज ऑल्सो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द टू। विद्या इज डिवाइडेड इंटू 2 फॉर्म्स, 2 तरह की विद्या थी। इस पर भी बहुत क्वेश्चन आता है, एक पराविद्या और एक अपराविद्या। पराविद्या इज दैट नॉलेज विच enables a person to realize the ultimate truth only through this one can attain salvation। तो स्पिरिचुअल नॉलेज, बेसिकली परा का मतलब है स्पिरिचुअल नॉलेज, पारलौकिक बोलते हैं ना, पारलौकिक उस लोक की नॉलेज, मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज की बात होती है, और अपरा मतलब इस लोक की नॉलेज, मतलब मटेरियल वर्ल्ड के बारे में जानकारी। तो अपरा विद्या इज that knowledge which makes a person aware of the material world and various aspects of human life. It is related to the knowledge of Vedas for pronunciation, grammar, etymology, constellations, astrology, etc. Clear? Para or apra. Next is thus the ultimate aim of education was neither preparation for life nor for life after that, but to attain salvation. तो बेसिकली जो मेन एम था एजुकेशन का वो ये नहीं था कि इस जो है हमारी जो लाइफ है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, इसमें हमें बहुत अच्छा कुछ अचीव कर लेना है, या लाइफ आफ्टर डेथ, स्वर्ग नरक वाली जो बात होती है, स्वर्ग जाना है। बेसिकली मुक्ति की आकांक्षा ही इस एजुकेशन का मेन एम था वैदिक पीरियड में।
द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मी लर्निंग वॉज सा विद्या या मुक्ति है, कि विद्या से ही, ज्ञान से ही हमें मुक्ति आती है, ऐसा मानना था या मुक्ति मिलती है। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर देख लेते हैं। द वर्ड गुरु, अब टीचर्स को हमें पता है वैदिक पीरियड में गुरु और शिष्य बोलते थे, गुरु टीचर्स थे और शिष्य हमारे स्टूडेंट्स थे। तो द वर्ड गुरु वॉज प्रिवेलेंट फॉर टीचर्स। गुरु वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन। ही हैड अ वेरी हाई सुपीरियर पोजिशन। ही वॉज कंसिडर्ड ब्रह्म विष्णु महेश एंड द सुप्रीम ब्रह्म हिमसेल्फ। हमें सबको पता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, हम सबने पढ़ा हुआ है श्लोक। तो वो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे उनको के बराबर उनको माना जाता था। अकॉर्डिंग टू मत्स्य पुराण द गुरु इज अग्नि हु वर्शिप मेक द डिसाइपल ब्रिलियंट। अगर उसकी हम वर्शिप करेंगे, पूजा करेंगे, तो हम जो शिष्य है वो बहुत ब्रिलियंट बनेगा। अकॉर्डिंग टू ब्रह्म पुराण गुरु इज द रियल शिवा। ब्रह्म पुराण में शिव को ही गुरु बताया गया है। हु इज रोमिंग ऑन द अर्थ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कठोपनिषद गुरु इज ओनली वन कैन शो द पाथ ऑफ डिवोशन। तो इस तरह से हर तरह के पुराणों में गुरु की महिमा का वर्णन है। गुरु मीन्स द वन हु रिमूव्स द डार्कनेस। अब आपको ये मीनिंग याद रखना है, रिमूव्स द डार्कनेस। अब गुरु दो वर्ड से मिलके बना है, जी यू गु एंड रू। ठीक है। गु मीन्स डार्कनेस एंड रू मीन्स टू स्टॉप। गुरु कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, जी यू आर यू। ठीक है। ही वॉज कॉल्ड दिव्यवसु हुज इंटेलिजेंस हिज वेल्थ। सत्य जनन नोइंग द ट्रुथ एंड विश्ववेता ओमनिसेंट। तो ये भी गुरु के अलग अलग नाम थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड शिष्य। अब हमें पता है कि गुरु को अगर हम लोग टीचर को गुरु बोलते थे तो स्टूडेंट्स को शिष्य बोलते थे वैदिक पीरियड में। हैड टू डू द सर्विस ऑफ गुरु, नेसेसरी जॉब्स ऑफ कीपिंग गुरुकुल टाइडी। ही हैड टू गो फॉर एलम्स, मीन्स जो भिक्षा लेकर ही गुरुकुल में जो उनका जीवन यापन होता था, तो गुरु बेसिकली शिष्य जो है भिक्षा लेने जाते थे जो और गुरुकुल की सफाई करते थे। मतलब एक सिंपल लिविंग रहती थी। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई चाहे वहाँ पर कोई राजा का बच्चा जाए या कोई नॉर्मल प्रजा का बच्चा जाए, सब एक ही तरह की लिविंग स्टैंडर्ड, सिंपल स्टैंडर्ड जो उनकी जीवन रहता था उसके बेसिस पर ही वहाँ पर शिक्षा होती थी। लिविंग इन गुरुकुलास द स्टूडेंट्स slept on the ground, took simple food and obeyed the guru in all respect. His main duty was to study. They were gently learned and attend to the instructions of guru. तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि गुरु और शिष्य रिलेशन कैसा था। तो इन वैदिक एज द रिलेशन बिटवीन द गुरु एंड शिष्य वॉज जस्ट लाइक फादर एंड सन। ये चीज़ आप याद रखें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्म ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग वैदिक एजुकेशन। अब इसमें से जितने नाम लिखे हुए हैं इनको एकदम रट लीजिएगा। कोई भी नाम आ जाता है, जैसे गुरुकुल, वैदिक, टोल्स, चरण, परिषद, चरक, परिव्रजक, चार्य एंड सम्मेलन, इन सारे नामों को आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन फिलोसफी नॉलेज में बी गेन्ड बाय 3 स्टेप्स। कौन से 3 स्टेप्स थे? श्रवण, मनन एंड निधि ध्यान आसनी। ये भी याद रखना है कि नॉलेज किस तरीके से ले सकते थे। कभी कभी खाली पूछ लेता है कितने स्टेप्स हैं, तो 3 स्टेप्स, श्रवण, मनन एंड निधि ध्यान आसन। श्रवण मीन्स हियरिंग, मनन मीन्स मेडिटेशन एंड निधि ध्यान आसन मीन्स रियलाइजेशन। पहले सुने, फिर उस पर मनन करें, चिंतन करें, फिर उसको रियलाइज करें, आत्मसात करना। ठीक। एजुकेशन इज फॉर द रियलाइजेशन ऑफ ब्राउन इन द मटीरियल वर्ल्ड। रियल नॉलेज इज पॉसिबल ओनली विद इनर मेडिटेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। Clear. Women were also given practical and useful education such as spinning and weaving. ठीक है। Mentioned in ऋग्वेद, ऋग्वेद अथर्ववेद में मेंशन है कि वर्ड दुहिता इज यूज्ड फॉर डॉटर। अभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि दुहिता इज यूज्ड फॉर, तो आपको पता होना चाहिए दुहिता डॉटर को बोलते थे। ओके। उपनयन, अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आता ही आता है। उपनयन सेरेमनी वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर स्टार्टिंग एजुकेशन। जब बच्चा गुरुकुल में प्रवेश के लिए जाता था तो वहाँ पर उपनयन सेरेमनी होती थी। ठीक है। द वर्ड उपनयन मीन्स टू टेक क्लोज और टू बीइंग इन टच।
द प्यूपल इज देन नोन एज द्विज या वर्ण। तो शिष्य बोलते हैं जब बन जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो द्विज भी बोला जाता था। तो प्यूपिल के लिए, स्टूडेंट के लिए द्विज वर्ड का भी यूज होता था, ध्यान रखना ये बात। अभी उपनयन संस्कार भी ब्राह्मण्स के लिए, बच्चों के लिए 8 ईयर्स था, क्षत्रिय के बच्चों के लिए 11 ईयर्स था और शूद्र के लिए 12 ईयर्स था। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। शूद्र नहीं होगा यहाँ पर, वैश्य होगा। शूद्रास तो यहाँ शूद्रास नहीं होगा, ये रॉन्ग है। शूद्रास को तो शिक्षा देना ही अलाउड नहीं था, उसका कोई प्रावधान नहीं था। यहाँ पर वैश्य होगा। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। वैश्य 12 ईयर्स में वैश्य को दी जाती थी। आफ्टर उपनयन द पीपल एंटर्ड इनटू ए स्टेट ऑफ ब्रह्मचर्य। तो उपनयन संस्कार के बाद वो गुरुकुल में प्रवेश करते थे और वहां पर उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। इंडिकेट दैट इट वॉज अ मोड ऑफ लाइफ एंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एवरी स्टूडेंट वॉज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी in his specific path of life. Only the unmarried could become a student in गुरुकुल। तो क्लियर हो गया है कि गुरुकुल में ब्रह्मचारी का आपको पालन करना पड़ता था और शिष्य के उपनयन संस्कार के बाद आप इंटर करते थे गुरुकुल में। ब्राह्मण्स के लिए 8 ईयर्स था, क्षत्रिय के लिए 11 ईयर्स और वैश्य के लिए 12 ईयर्स। ठीक है, और शूद्र जो है वो उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। द पीरियड ऑफ स्कूलिंग वॉज अलॉन्ग एट लीस्ट 12 ईयर्स फॉर वन वेद। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, एक वेद को पढ़ने के लिए कितना पीरियड का टाइम पीरियड था? तो 12 ईयर्स। ओके, नाउ स्टूडेंट वर गिवन 3 ग्रेड्स। अभी 3 ग्रेड्स की भी बात आती है। महाप्रजनन ग्रेड मीन्स स्टूडेंट वर वेरी हाईली एबिलिटी, तो महा। और मध्यम प्रजनन ग्रेड मीन्स स्टूडेंट हाई एबिलिटी, वेरी नहीं हाई एबिलिटी। और जो स्टूडेंट लो एबिलिटी के होते थे उनको अल्प प्रजनन ग्रेड। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एजुकेशन अप टू द एज, अगर 24 ईयर्स तक कोई एजुकेशन ले रहा है और उसके बाद वो मैरिड लाइफ के लिए मीन्स आश्रम से बाहर जाता है और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है तो उसे वसु बोलते थे। उसके बाद भी कुछ लोग एक्सटेंड कर देते हैं, तो जो लोग आगे पढ़ते थे उनको 36 साल तक या 36 ईयर्स तक जो पढ़ते थे उनको रुद्र, और फिर 40 ईयर्स तक अगर कोई एजुकेशन ले रहा है तो उसे आदित्य बोलते थे। ये तीनों ना आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। Clear? Now moving to the next point. The academic session is started with a special ceremony, उपकर्मण। ठीक है, ऑन द गुरु पूर्णिमा। तो अब एकेडमिक्स उपनयन संस्कार के बाद तो वो शिष्य होके वहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, वो स्टार्टिंग का। लेकिन अगर आता है उपकर्मण सेरेमनी गुरु पूर्णिमा के दिन होती थी, यहाँ से एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता था। फुल मंथ ऑफ श्रावण एंड सोलेमनी इज क्लोज्ड ऑन रोहिणी। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पॉइंट है संवर्तन और सनन सेरेमनी वॉज हेल्ड एट द कंप्लीशन। और जब एजुकेशन आपकी 24 ईयर्स की कंप्लीट हो जाती थी तो संवर्तन या सनन सेरेमनी होती थी। इसको भी याद रखेंगे। ये एक एक नाम याद रखिएगा, ये नाम देकर ही पूछ लेता है ये किस पीरियड से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट आता है हायर लेवल एजुकेशन ऑफ रिलीजियस एंड फिलोसफी वॉज गिवन इन घटिका। ये याद रखिएगा, घटिका जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था वैदिक पीरियड में, उसमें जो हायर लेवल एजुकेशन दी जाती थी रिलीजन और फिलोसफी की। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इन वैदिक पीरियड टोल क्या था? वर द सेंटर ऑफ संस्कृत एजुकेशन। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इसको अलग से करके ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में डाल दिया है। नेक्स्ट आता है अब आउट ऑफ 16 संस्कार 4 आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एजुकेशन। अब हम सबको पता है कि हमारे यहाँ टोटल जो वैदिक धर्म के अकॉर्डिंग 16 संस्कारों की बात की जाती है, जिसमें 4 डायरेक्टली जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड थे। जैसे कि विद्या आरंभ। अब विद्या आरंभ क्या होता है? विद्या आरंभ होता है जब बच्चा फैमिली में, अपनी फैमिली में ही कुछ फर्स्ट लेटर कभी स्क्रिबलिंग करने लगता है ना, स्लेट में कुछ लिखने लगते हैं, तो उसको विद्या आरंभ बोलते हैं, जो कि फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, वो घर पे ही है, इनफॉर्मल एजुकेशन। बिगनिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन फर्स्ट लेटर राइटिंग ऑफ लेटर ऑन ए स्लेट, लाइक 5 to 6 ईयर्स में ये होता था। उसके बाद उपनयन संस्कार, रिसीविंग द सैक्रेड थ्रेड, स्टार्ट एट स्टडिंग अंडर अ गुरु। वो जो जनेऊ का होता है ना उपनयन संस्कार, जिसमें उस सैक्रेड थ्रेड की जो बात कर रहे हैं, तो जनेऊ होता है ब्राह्मण्स में, तो उसकी बात कर रहे हैं, तो वो 8 ईयर्स पर होता था, जिसके बाद आप गुरुकुल में एंटर करते थे। फिर वेदारंभ संस्कार होता था, जिसमें आप वेदों की स्टडी करते थे। और समवर्तना संस्कार, जहाँ पर कंप्लीशन ऑफ स्टडी स्टूडेंट्स रिटर्न टू हाउस होल्ड लाइफ। तो ये चारों आप याद रखेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर हु हैज़ फ्यू नॉलेज ऑफ द वेदास इज बेटर देन अ बैड कैरेक्टर ऑफ वेदाचार्य। ये किसने कहा? ये मनु ने कहा है कि अगर एक
जो अच्छे कैरेक्टर का इंसान है, चरित्र उसका अच्छा है, तो उसके पास कम नॉलेज भी है तो वो ज़्यादा बेटर है, बल्कि कोई वेदाचार्य है जिसको वेदों की बहुत नॉलेज है लेकिन उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? मनु ने। आ जाते हैं आगे। सैलिएंट फीचर्स ऑफ एजुकेशन इज वैदिक पीरियड। एजुकेशन इन वैदिक पीरियड वॉज ओरल, डिस्कस कर चुके हैं। एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्राह्मण्स ओनली, द स्टेट हैड नो राइट ओवर एजुकेशन। मतलब जो आपके राजा होते थे, स्टेट के भाई राज्य होते थे ना उस समय पे, तो जो राजा वगैरह होते थे उनका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं था। देयर वॉज ए सिस्टम ऑफ फ्री एजुकेशन, पूरी फ्री एजुकेशन होती थी। बाद में गुरु दक्षिणा के रूप में, आप लोगों ने सबने सुना है रामायण की कहानी में, महाभारत की कहानी में, कि कैसे बाद में गुरु दक्षिणा के तौर पे आप शिष्य से कुछ, शिष्य गुरु को देते थे अपने मन से, बट उसका कोई एजुकेशन की कोई चार्जेस नहीं था, पेड नहीं था। ठीक है। एजुकेशन वॉज अवेलेबल टू ब्राह्मण्स, क्षत्रिय एंड वैश्य, तीनों को ही मिलती थी, शूद्रों को नहीं दी जाती थी। क्लियर। कॉर्पोरल पनिशमेंट वॉज प्रोविडेड इन एजुकेशन, किसी तरह का शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन वर कंसीडर्ड द बेस्ट मेथड ऑफ डिसिप्लिन। क्लियर। द चीफ एम ऑफ वैदिक एजुकेशन वॉज स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। आ जाता है व्हाट इज द मेन एम ऑफ वैदिक एजुकेशन, तो याद रखिएगा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। द चीफ वैदिक एज एजुकेशनल सेंटर क्या था? तक्षशिला। जो मेन एजुकेशन सेंटर था वैदिक काल में वो तक्षशिला था। द चीफ पार्ट ऑफ वैदिक एजुकेशन, वेदों की ही शिक्षा दी जाती थी, वेदों के ही श्लोकों को, सूत्रों को, उनके मंत्रास को, उन्हीं को ओरली पढ़ाया जाता था। मीडियम ऑफ एंशियंट एजुकेशन वॉज संस्कृत, अगेन इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। द वैदिक एजुकेशन कमेंस्ड विद उपनयन संस्कार, आफ्टर उपनयन संस्कार ही वैदिक एजुकेशन की स्टार्टिंग होती थी गुरुकुल सिस्टम में जाके। एंशियंट इंडियन एजुकेशनल सिस्टम वॉज कॉल्ड गुरुकुल सिस्टम, याद रखिएगा, इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है कि एंशियंट इंडियन एजुकेशनल सिस्टम को क्या कहते थे? गुरुकुल सिस्टम। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रेजिडेंशियल इन द फॉर्म ऑफ गुरुकुल, सिचुएटेड इन फॉरेस्ट वेयर टीचर्स एंड पीपल लिव टुगेदर। क्लियर। प्राइमरी एजुकेशन ऑर्गेनाइज कहाँ पर होती थी? फैमिली में। ये भी याद रखिएगा कि प्राइमरी एजुकेशन गुरुकुल में नहीं होती थी, आफ्टर उपनयन संस्कार तब एजुकेशन स्टार्ट होती थी इन गुरुकुल। उससे पहले प्राइमरी एजुकेशन घर पर ही होती थी, जिसमें बच्चा स्लेट से ही कुछ लिखना पढ़ना स्टार्ट कर दे 5 to 6 ईयर्स में, जिसे बोलते हैं विद्या आरंभ। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज अ ब्राह्मण पीपल वोर ब्लैक बन स्किन एट द अपर गारमेंट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ब्लैक बन स्किन कहाँ पे पहनते थे, किसमें? तो ऑप्शंस दिए रहते हैं, आपको चूज करना है। इन वैदिक पीरियड ब्राह्मण पीपल, ब्राह्मण वाले पहनते थे, क्षत्रिय और वैश्य नहीं। एंड द लास्ट पॉइंट है, इन हायर एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन ग्रामर वॉज नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ पर ये आपका पूरा वैदिक काल खत्म होता है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड हो गए हैं। 2 से 3 बार आप इसे पढ़ेंगे और अच्छे से आपको याद कर लेना है। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक विच इज़ बुद्धिस्ट एजुकेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।